हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि मोस्ट ऑफ द पावर जनरेटिंग सिस्टम्स जैसे पेट्रोल इंजन हो गए या डीजल इंजन हो गए या गैस टरबाइन हो गए, उसमें फ्यूल और एयर का जो हम सप्लाई करते हैं इंजन में, वो अलग अलग तरीके से हम उसको भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल इंजन में हम एयर और फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर के द्वारा हम इंजन के सिलेंडर में भेजते हैं। और यदि हम वहीं डीजल इंजन की बात करें तो हम वहां पर अलग अलग भेजते हैं। पहले अपन एयर भेज देते हैं, एयर को कंप्रेस कर देते हैं और उसके बाद में हम वहां पर फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। और उसके बाद में जब वो इंजेक्ट करता है, मिक्स होने के बाद में वो एयर और फ्यूल मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद में इसका कंबशन होता है। अब यदि हम बात करें कि the mass of the fuel used in relation to the amount of air used is relatively small। जो भी हम फ्यूल यूज करते हैं उसका मास एज कंपेयर टू एयर अधिकतर केस में कम ही होता है। thus the properties of mixture can be approximated to those of air। इसलिए जो ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी है हम उसको बोल सकते हैं इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ एयर। thus the properties of mixture can be approximated to those of air। अब जो एक्चुअल इंजन है उसमें जो एक्चुअल कंडीशंस हैं उसको फाइंड आउट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंडीशंस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। लेकिन यदि हम उसके अंदर कुछ सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस ले लें तो हम उन कंडीशंस को एक हद तक पता कर सकते हैं। बट बाय मेकिंग सर्टेन सिंप्लीफिकेशंस सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस वी कैन एस्टिमेट these conditions reasonably, and the engine cycle analyzed based on these approximations are referred to as theoretical cycles। यदि जो हम assumptions लेते हैं उनके आधार पे हम जो approximations ले रहे हैं उसके आधार पर जो हम साइकिल की एनालिसिस करते हैं उन साइकिल्स को बोलते हैं थ्योरेटिकल साइकिल। और इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट थ्योरेटिकल जो साइकिल है वो किस पे बेस है? एयर साइकिल अप्रोक्सीमेशन। और हम उसको बोलते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जिसको अभी अपन डिटेल में देखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल। It is called as the air standard cycle and it can be used to calculate conditions in internal combustion engine। तो जो भी हम assumptions ले रहे हैं उनके आधार पर जो हमारे पास में साइकिल निकल के आ रही है वो थ्योरेटिकल साइकिल है। और इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट साइकिल है वो एयर साइकिल अप्रोक्सीमेशन है, जिसको हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहते हैं। इसकी सहायता से हम अंदर की कंडीशंस को कुछ हद तक पता कर सकते हैं। The analysis of air standard cycle is based on certain key assumptions। ये जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल है वो हमारे कुछ की assumptions पर बेस्ड है। अब ये assumptions कौन कौन से वो अपन देख लेते हैं। पहला assumption हमने लिया है the gas inside the engine cylinder behaves as a perfect gas following the ideal gas law PV equals to MRT। तो जो हमारे पास में गैस हम ले रहे हैं इंजन के अंदर में उसको हम बोल रहे हैं वो एक परफेक्ट गैस है जो कि आपकी गैस लॉ को फॉलो करेगी और उसकी जो स्पेसिफिक हीट्स हैं वो कांस्टेंट है। लेकिन एक्चुअल साइकिल में हमारे पास में परफेक्ट गैस नहीं होती है, वहां पर एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है और जो स्पेसिफिक हीट्स होती हैं वो हमारी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होती हैं। लेकिन हमने अजम्पशंस लिया है इन दो चीजों का कि वहां पर एक परफेक्ट गैस है और साथ ही साथ में वो गैस लॉज को फॉलो कर रही है और उसकी जो स्पेसिफिक हीट्स हैं वो कांस्टेंट है। दूसरा अप्रोक्सीमेशन हमने लिया है, जो दूसरा हमने अजम्पशन लिया वो ये है कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस इन द सिलेंडर आर इक्विवेलेंट टू दोज ऑफ एयर एट मॉडरेट टेम्परेचर्स। तो जो हम गैस जो हमारी अंदर सिलेंडर के अंदर है हम उसको बोल रहे हैं कि वो एयर की उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एयर की हैं, इक्विवेलेंट है उसकी प्रॉपर्टीज एयर की। तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट भी अपन लेंगे दैट इज 29 और एयर की ही स्पेसिफिक हीट दैट इज 1.005 किलो जूल पर केजी पर केल्विन और CV यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी हम लेंगे 0.718 किलो जूल पर केजी।
और साथ साथ में गैस इंडेक्स गामा की वैल्यू 1.4 लेंगे। तो जो हम गैस ले रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज किसके इक्विवेलेंट है? एयर के इक्विवेलेंट है। उसकी प्रॉपर्टीज किसकी इक्विवेलेंट है? उसकी प्रॉपर्टीज एयर के इक्विवेलेंट है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 29 है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर 1.005 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 0.718 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, और गैस इंडेक्स इज 1.4। साथ ही साथ में अब हम जो देखें वहां पर जो कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन एंड एक्सपांशन प्रोसेसेस आर एडियाबेटिक विदाउट इंटरनल फ्रिक्शन, दैट इज आइसेंट्रोपिक। तो इस साइकिल के अंदर जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल है उसका अजम्पशन में अगला ये लिया है कि जो कंप्रेशन प्रोसेसेस है और जो एक्सपांशन प्रोसेसेस है, जो कंप्रेशन प्रोसेसेस है और जो एक्सपांशन प्रोसेस है, दे आर एडियाबेटिक विदाउट एनी इंटरनल फ्रिक्शन, दैट इज दे आर आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट हम देखें, जो हमने अगला अजम्पशन लिया है वो ये है कि नो केमिकल रिएक्शंस अकर इन द सिलेंडर, जबकि एक्चुअल केस में वहां पर एयर और फ्यूल के बीच में मिक्सचर में केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन द सिलेंडर। और जो हीट जो है, हीट हीट इज आइदर एडेड और रिमूव्ड बाय कांटेक्ट विद अ सोर्स और अ सिंक। तो जो सिलेंडर है उसको यदि हमको हीट देनी है तो एक बाहर सोर्स रखा है, उसे अपने हीट दे दी, और दूसरा हमने यदि उसमें से हीट बाहर निकाल, तो हम या तो उसको हीट देंगे या उसको हीट लेंगे। बाहर से एक एक्सटर्नल सोर्स से हीट कभी कभी देंगे और कभी कभी लेंगे एट अप्रोप्रिएट पॉइंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। एक अप्रोप्रिएट पॉइंट से उसको अपन हीट देंगे या हीट उससे लेंगे। द सोर्स ऑफ हीट सप्लाई एंड द सिंक फॉर हीट सप्लाई आर एक्सटर्नल टू द एयर, वो एयर के, जो सिलेंडर की एयर है उसके बाहर है। लेकिन एक्चुअल केस में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल केस में जो एनर्जी सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है? वो कंबशन के द्वारा होती है, कंबशन, फ्यूल के कंबशन के द्वारा। और जो रिजेक्शन होता है वो एग्जॉस्ट होता है, कहाँ से? गैसेस, जो जली हुई गैसेस जब बाहर निकल जाती है वहां से आपको ये हीट भी रिजेक्ट होती है एक्चुअल केस में। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये क्लोज्ड सिस्टम है जिसके अंदर एयर है, जिसको अपन हीट दे रहे हैं या हीट उसमें से रिजेक्ट हो रही है। जैसे आपका एक्चुअल इंजन में क्या होगा, यहाँ पर ये आपका जैसे कोई सिलेंडर है जिसके अंदर इनलेट वाल्व है और ये आपके आउटलेट वाल्व है। ये आपका पिस्टन है, सिलेंडर के अंदर में ये पिस्टन है, दिस इज योर सिलेंडर, और ये आपका है पिस्टन, और जो आपके कनेक्टिंग रॉड के द्वारा आगे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके, यहाँ से आपका, यदि पेट्रोल का केस है, एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा, यहाँ पर कंबशन होगा और बाद में एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से निकल जाएंगी। तो जो कंबशन हो रहा है उसको अपन बोल रहे हैं एक्चुअल केस में वो है हीट सप्लाइड, और जो यहाँ से जली हुई गैसेस निकल गई दैट इज द हीट रिजेक्टेड। लेकिन जब हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल की बात करते हैं तो ये क्लोज सिस्टम हो जाता है, और ये सिलेंडर के अंदर ये आपका पिस्टन होता है। आप हीट यहाँ से दोगे, यहाँ से हीट दोगे, बस मास कुछ नहीं जाएगा, हीट दोगे, हीट सप्लाई होगी, या दूसरे केस में क्या होगा, आगे जाके हीट आप उसकी रिजेक्ट कर दोगे। क्यों रिजेक्ट करोगे? ये दो चीजें हो सकती है। नेक्स्ट केस में द साइकिल इज कंसिडर्ड क्लोज्ड, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये सिस्टम क्लोज्ड है, तो द साइकिल इज कंसिडर्ड एज क्लोज्ड, the cycle is considered as closed with the same air present in the cylinder repeating the cycle। तो क्या होगा आपका यहाँ पर, इस केस में यहाँ पर आपकी ये क्लोज सिस्टम में यहाँ पर एयर रहेगी। यदि आपने एयर स्टैंडर्ड साइकिल की बात करी, यहाँ पर एयर है जिसको आप हीट सप्लाई कर रहे हो या हीट रिजेक्ट कर रहे हो, उसी के अंदर सारे ऑपरेशन हो रहे हैं क्लोज साइकिल में। लेकिन एक्चुअल केस में क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर, जैसे पेट्रोल का केस है, एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ आएगा, आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर कंबशन होगा और जल जाएगा। लेकिन एयर स्टैंडर्ड के केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि अपन ने उसमें वहां पर एक अप्रोक्सीमेशन ले लिया है। अगला अपन देखें, अगला असम्पशन है हमारा द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द वर्किंग फ्लूइड आर निग्लेक्टेड। जो वर्किंग फ्लूइड है उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हम निग्लेक्ट कर देंगे। द ऑपरेशन ऑफ द इंजन इज फ्रिक्शनलेस, जो इंजन का ऑपरेशन है दैट इज फ्रिक्शनलेस, ये अपना अगला असम्पशन है। इसके बाद में हम आगे बात करें, इसके बाद में हम देखें that due to the above assumption, जो भी हमने assumptions लिए हैं, due to these above assumptions the air cycle
approximation due to the assumptions, the air cycle approximations represent the limit towards which an actual engine may approach. तो जब हम वहाँ एनालिसिस कर रहे हैं उसके द्वारा हम क्या पता कर सकते हैं कि किस लिमिट तक, किस हद तक एक्चुअल इंजन वर्क कर सकता है, किस लिमिट तक। साथ ही साथ में जो थर्मल एफिशिएंसी है और जो वर्क आउटपुट है, जो पीक प्रेशर, मैक्सिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम प्रेशर किसी इंजन में है, तो जो थर्मल एफिशिएंसी, वर्क आउटपुट और पीक प्रेशर और जो पीक टेम्परेचर है, वो जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल में होते हैं, दे आर ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द एक्चुअल इंजन। इसमें इतने अप्रोक्सीमेशन हो जाते हैं कि जिसमें जो थर्मल एफिशिएंसी भी, वर्क आउटपुट भी और पीक प्रेशर और पीक टेम्परेचर भी जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स के बेस पे जो इंजन है उसके हमेशा ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द एक्चुअल इंजन। अब इसकी प्राइमरी यूटिलिटी क्या है? द प्राइमरी यूटिलिटी ऑफ द एयर स्टैंडर्ड साइकिल इज दैट इट इज मैनेजेबल टू सिंपल मैथमेटिकल एनालिसिस based on perfect gas laws and can provide approximate solution to complex engine related problems। तो क्या है कि इसको यूज करने से, जो आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल है उसको यूज करने से हम एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं और एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है इंजन की, उसको अपन एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन पे ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो उसकी मैथमेटिक्स है वो एक काफी हद तक काफी सिंपल हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल इंजन में जो मैथमेटिक्स है या केमिकल रिएक्शंस हैं और जो उसकी टोटल एनालिसिस है, कैलकुलेशंस है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेकिन एयर स्टैंडर्ड साइकिल को यूज करके हम उन कैलकुलेशंस को एक हद तक काफी अपन उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। The analysis can display the relative effect of key variables like compression ratio, inlet pressure and inlet temperature। तो यहाँ पर जो है, ये जो आपके जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल के द्वारा हम जो एक रिलेटिव इफेक्ट जो है, रिलेटिव इफेक्ट ऑफ की वेरिएबल्स लाइक जैसे कंप्रेशन रेशो, इनलेट प्रेशर एंड इनलेट टेम्परेचर, इनको हम पता कर सकते हैं कि इनका इफेक्ट इस पे, इंजन पे क्या हो रहा है। तो आज हमने एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में देखा, समझा कि भाई एयर स्टैंडर्ड साइकिल एक अप्रोक्सीमेशन है जो एक्चुअल साइकिल का, जो कि क्लोज साइकिल है जिसके अंदर अपन जो गैस ले रहे हैं दैट इज द परफेक्ट गैस, जिसकी सारी प्रॉपर्टीज अपन एयर की मान के चलते हैं, ताकि हमारे जो कैलकुलेशन है वो काफी सिंपल हो जाए और हम उसका एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाल पाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।